आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। वैसे कल मैंने इसको करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि एक बार इसको और बताया जाए, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि प्रेरण में क्या होता है। कि प्रेरण कहते हैं कि वस्तु केवल पास पास आती हैं लेकिन संपर्क में नहीं आती हैं, और वस्तुओं में गुणों का ट्रांसलेशन हो जाता है। तो इसमें क्या देखा गया कि यह एक प्रारंभ में एक क्षण थी। इसको हटा देता हूं, एक बार दोबारा बना देता हूं। एक क्षण थी धातु की, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इस वस्तु के पास एक आवेशित क्षण लेके आते हैं, तो क्या देखते हैं, इस वस्तु के आंतरिक सिरे पर नेगेटिव, इसमें आंतरिक सिरा वाला ये इधर का है और बाह्य सिरा का ये है, और बाह्य सिरे पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो यहां से इस वस्तु के द्वारा यह वस्तु आवेशित हो जाती है, और इस घटना में होता है आपका प्रेरण। इसे बोलते हैं हम प्रेरण। लेकिन ये इसका पहला फिगर है। सेकंड फिगर में देखते हैं। सेकंड फिगर में क्या करते हैं कि इस वस्तु को हम क्या करते हैं, भू संपृक्तित कर देते हैं। इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक होता है। इसको कुछ आवेश देने से या कुछ आवेश लेने से इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से इसके ये आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, यानी कि इसका धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अगर आप यहां पर नेगेटिव लेके आते हैं तो इधर आपका नेगेटिव जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव आएगा, फिर आपका नेगेटिव वाला कहां जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड फिगर बनता है, जब इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, तो इस पर केवल क्या बचता है, फिर इस पर केवल यह आपकी आवेशित क्षण है जो प्रारंभ वाली है। इसको यहां दिखा देते हैं। ये फिर आपका कनेक्ट था, भूसंप्रगित था। तो इसने क्या किया, इसके संपूर्ण धनावेश को पृथ्वी में सेंड कर दिया। अब यहां पर जो इसका ऋणावेश है ये इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, अगले फिगर में हम इस वस्तु को भी हटा देते हैं और इसका संबंध भी यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो वस्तु है वह ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात जो हमारी अनावेशित वस्तु थी उस पर क्या जाता है, आपका ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा वस्तु आवेशित हो जाती है, और इसे बोलते हैं हम प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसके बाद अगर हमको यह वस्तु धनावेशित करनी है, अभी हमने कैसी की है, ऋणावेशित। इसके बाद हमको यह वस्तु धनावेशित करनी है, तो हमें यहां पर ऋणावेश की आवेशित वस्तु लानी पड़ती है, अर्थात विपरीत चलता है। अगर यह ऋणावेश होगा तो वस्तु धनावेशित होगी, अगर यह धनावेश होगा तो वस्तु ऋणावेशित होगी। इसके बाद में यह आपकी आवेशन की प्रक्रिया यही समाप्त होती है, और आपका अगला टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। देखो, स्वर्ण माने सोना, सोने का एक पत्र है। विद्युत यहां से आप एक तरह से आवेशी है, और दर्शी माने दिखाना, यानी कि ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम यह पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, किसी वस्तु पर आवेश कितना है, अर्थात वह वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, और आवेश की प्रकृति कैसी है। तो यहां से
स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी देखा जाए यानी कि ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी धातु पर आवेश की स्थिति का पता लगाया जाता है उसे हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। इसमें एक जार होता है, जार एक पात्र होता है, पात्र बोल सकते हैं। इसमें एक जार होता है, इस तरह से मैंने यहां पर जार की कल्पना की है और इस जार के मुंह पर एक कॉर्क लगा होता है और यहीं से एक धातु की छड़ निकली होती है जो जार के अंदर और बाहर भी निकली होती है। ये एक धातु की छड़ है और इसके मुंह को हम एक कॉर्क के द्वारा बंद कर देते हैं। कॉर्क एक रबर जैसा पात्र होता है। इसके बाद में इसके इस सिरे पर एक और धात्विक घुंडी लगी होती है और इसके निचले सिरे पर दो हल्की सोने की पत्ती लगी होती है। निचले सिरे पर दो हल्की सोने की पत्ती लगी होती है। यह आपकी धात्विक घुंडी है, यह आपका कॉर्क है, यह आपका पात्र है और यह धातु की छड़ है और यह आपकी सोने की, इनको हम पन्नी बोल सकते हैं, सोने की पन्नी है। तो यह इसकी एक बनावट हो गई, यानी कि इसमें एक पात्र होता है, धातु की छड़ लगी होती है, इसके मुंह पर एक कार्क होता है और यहां पर धातु कुंडी लगी होती है। अब ये वर्क कैसे करता है? अब ये वर्क कैसे करता है? तो जैसे ही हम कोई छड़ जिसका हमें परीक्षण करना है, जैसे मेरे हाथ में छड़ है एक धातु की, इसका हमें परीक्षण करना है कि इस पर चार्ज है या नहीं है। तो जैसे ही हम इस छड़ को इस कुंडी से टच कराते हैं, तो जैसे ही हम कोई छड़ लेके आते हैं, थोड़ा मार्कर की दिक्कत है, टेंशन ना लें, आ जाएगा। तो जैसे ही हम कोई छड़ लेके आते हैं और इस कुंडी से इसको स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है? यहां पर मैंने बताया था आपको संपर्क हो गया इसका। तो इसके आवेश, अगर ये आवेशित है तो इसके आवेश इस धातु की कुंडी से होके, इस धातु से होके इन सोने की पत्तियों में आ जाते हैं। अगर मान के चलो इस पर आवेश है, मैंने मान लिया इस पर धनावेश है, मैंने माना इस पर धनावेश है कि ये धनावेशित है, तो यह आवेश इसमें आएंगे और यहां से निकलते हुए इन सोने की पत्तियों में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो सोने की पत्ती हैं, दोनों पर धनावेश है, दो सोने की पत्ती हैं, दोनों पर धनावेश है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश संपर्क में आते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब दोनों पत्तियों पर समान आवेश आएगा तो ये पत्तियां प्रतिकर्षित होती हैं, फैल जाती हैं। अगर किसी धातु को टच करने से, अगर किसी धातु को इस कुंडी से टच करने पर सोने की पत्तियां प्रतिकर्षित होती हैं तो वह वस्तु आवेशित है। अगर इन पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ये प्रतिकर्षित नहीं होती हैं, तो वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है। अतः इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के द्वारा हम किसी धातु पर या वस्तु पर आवेश की स्थिति और प्रकृति का पता लगा सकते हैं। यहां से देख सकते हैं आप लोग, सेम प्रक्रिया वही है। हमने इसको स्पर्श कराया, यहां हुआ संपर्क द्वारा आवेशन। अगर इस पर आवेश होगा तो ये यहां से निकलकर इन सोने की पत्तियों में आ जाता है। और जब सोने की पत्ती है और दोनों का समान आवेश, समान धातु, तो यहां से क्या होता है? इनमें प्रतिकर्षण होता है और दोनों पत्तियां फैल जाती हैं या दूर दूर हट जाती हैं। अगर यहाँ पर
कोई आवेश नहीं होता तो ये पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, आवेश की स्थिति का पता लगाते हैं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक है, यानी कि आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए सबसे पहला बिंदु क्या है, रियलिटी में चार्ज क्या है, आवेश कब उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। आवेश में जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है या उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो आवेशन की प्रक्रिया, पहला पॉइंट बन गया इसका कि आवेश या आवेशन की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही उत्पन्न होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन वहां से या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आवेश है वो टोटल डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है तो वस्तु आवेशित नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसका, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तरंग पे ही आवेश डिपेंड करता है। इसके बाद में आवेश जो होता है वह एक अचर राशि है, वह एक अचर राशि है, यानी कि आवेश जो होता है वह एक अचर राशि। इसका अर्थ क्या है कि चाहे हम वस्तु को कितनी वेग से गति कराएं लेकिन वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में इसका अगला पॉइंट है बेटा कि आवेश जो होता है तो यहां से आवेश के बारे में देखा जाए कि जो वस्तु ऋण आवेशित होती है उसका पृष्ठ बढ़ जाता है, जो धनावेशित होती है उसका पृष्ठ घट जाता है। यानी कि यहां से सवाल बनता है, यदि दो वस्तुएं और दोनों में से एक ऋणावेशित है और दूसरी क्या है, धनावेशित है, तो दोनों में से द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऋणावेशित का। क्योंकि अगर वस्तु का द्रव्यमान पहले से समान था और उनमें से एक वस्तु कैसी हुई है, ऋणावेशित, और दूसरी कैसी हुई है, धनावेशित, तो इसका अर्थ क्या है कि जो ऋणावेशित की वस्तु है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और जो धनावेशित की वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। क्योंकि कल मैंने आपको परमाणु थ्योरी कराई थी तो मैंने क्या बताया था कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाते हैं तो वह वस्तु कैसी होगी, नेगेटिव, वह वस्तु कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या बढ़ेगा उस पर, धनावेश, और जो वस्तु ग्रहण करेगी वह कैसी हो जाएगी, ऋणावेश से। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, लेकिन यह द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि लगभग नगण्य होती है। व्यवहार में देखा जाए तो यह कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान अपेक्षाकृत दूसरी वस्तु से बढ़ जाता है। इसके बाद आपका आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक व विभव। तो हमारा एक है इंटरनेशनल पद्धति, उसका तक का मात्रक निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले एक सूत्र देख लेते हैं, दादा के सूत्र से I बराबर Q/T। आपको आवेश के लिए स्मॉल q का प्रयोग करना है और समय के लिए t का। तो यहां से हमें आवेश चाहिए, तो जिस राशि का हम मात्रक या विमा निकालते हैं उस राशि को अलग कर लेते हैं। तो यहां से q बराबर क्या हो जाएगा, IT, ठीक है। धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड। तो यहां से इसका q बराबर, इसका मात्रक क्या बनेगा, q का मात्रक, इसका बनेगा बेटा
एम्पियर सेकेंड, इसका होगा एम्पियर सेकेंड। तो यहां से इसका मतलब निकल के आ गया एम्पियर सेकेंड। अगर इसकी विमा देखी जाए तो यहां से विमा लिखने के लिए यानी कि Q की विमा, Q की विमा वैसे तो होती है आपकी 80, यानी कि सबसे पहले हमने क्या होता है आपके लिए MLT लिखते हैं, MLT। तो यहां से I आ रहा है और T आ रहा है, एम्पियर आ रहा है और समय आ रहा है, बाकी ना तो उसमें मास है और ना इसकी लेंथ है। तो M पर 0 आएगा, L पर 0 आएगा, T पर 1 आएगा, इसमें एम्पियर और आ रहा है तो यहां से क्या लिख देंगे, इसमें हम A और लगा देंगे, A। तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q की विमा 80 क्या होती है 80। लेकिन इन मात्रकों का प्रयोग इतना ऐसे ज्यादा नहीं होता है। इसका सबसे प्रचलित जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। सबसे प्रचलित मात्रक होता है वह होता है कूलाम, और कूलाम को हम C से व्यक्त करते हैं, कूलाम को हम C से व्यक्त करते हैं। और आवेश का अगर हम सबसे बड़े मात्रक की बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो वह होता है फैराडे। तो यहां से फैराडे यानी कि एक, इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, एक फैराडे में, एक फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के, यानी कि एक फैराडे में 96,500 कूलम आवेश आ सकते हैं, यानी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसका एक अन्य मात्रक होता है, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे हम FR से व्यक्त करते हैं, जो आवेश का छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। इसके बाद में आवेश के अन्य मात्रक की बात की जाए तो इसके मात्रक जैसे आपका माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम। माइक्रो की बात करें म्यू, इसका अर्थ होता है 10 की घात -6, एक संख्या है, अगर यहां पर हम म्यू सी लगा देंगे तो 10 की घात -6 कूलम। नैनोकूलम एन सी, इसका अर्थ क्या होता है 10 की घात -9। तो इस प्रकार भी हम आवेश के अन्य मात्रक यहां से लिखते हैं। अगर यहां से व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो वह होता है इसका एम्पियर सेकेंड, विमा होती है इसकी 80, सबसे प्रचलित मात्रक होता है इसका कूलम, सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका फैराडे, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो यहां से आवेश के मात्रक व विमीय सूत्र आपके क्लियर होते हैं। इसके बाद बात आती है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, देखो इसके गुणधर्म है, उसकी कुछ की व्याख्या है और कुछ की व्याख्या यहां पर हम नोट नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि कुछ बहुत छोटे हैं इसके, जैसे आवेश के गुणधर्म, कल से हम लोग आवेश आपको बता रहे हैं दोनों वीडियो में, लेकिन हमने कहीं भी आवेश के लिए डायरेक्शन का प्रयोग नहीं किया है। इतना बताया है कि ट्रांसलेशन होता है, आवेश मूवमेंट करता है, सॉरी वस्तु आवेशित होती है, लेकिन हमने कहीं भी इसमें दिशा का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका सबसे पहला गुण कौन सा है कि आवेश जो होता है, आवेश अदिश राशि है। यानी कि आवेश अदिश राशि होती है, स्केलर होता है, यानी आवेश के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है आपका, इसकी व्याख्या में करते चलता हूं यहीं पर, आवेश अदिश है, इसका अर्थ क्या है कि आवेश के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसको हम इस तरह से व्यक्त नहीं करेंगे, वेक्टर का प्रयोग इस पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आवेश है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद में है आवेश, दूसरा गुण है इसका, आवेश संरचित राशि है, संरचित राशि है। आवेश संरचित, इसका अर्थ क्या है, देखो यहां पर वैसे तो आवेश
एक केवल गुण होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ को आवेश, जो आवेश है इसको एक तरह से ट्रांसलेशन की तरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो यहां से एक बात देखिए, आवेश संरक्षित राशि, इसका अर्थ क्या है कि जो आवेश होता है वह ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, केवल ट्रांसलेशन होता है। यानी कि कुल आवेश होता है ना वह हमेशा समान रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास में दो धातु हैं, मेरे पास में दो धातु हैं और ये इसका धनावेश, ये इसका धनावेश, ये इसका ऋणावेश, ये इसका ऋणावेश, ये इसका ऋणावेश। इसके बाद में जब इन दोनों वस्तुओं को आवेशित कराया जाएगा तो हम किसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। लाल में दोनों में परमाणु माना जा सकता है, उदासीन है दोनों वस्तुएं, ठीक है। और हम कराते हैं जिनका क्या, घर्षण। तो मैं इसको ऐसे मान सकते हैं कि इस पर जो ऋणावेश है, इस पर जो ऋणावेश है यानी कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, इस पर दोनों पर समान है। अगर मान के चलिए इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या है वह समान है, इस पर भी क्या है, समान है। तो ये भी उदासीन है और ये भी क्या है, उदासीन है। तो यहां से जब घर्षण होगा तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। तो यह वस्तु पॉजिटिव होती है और यह वस्तु नेगेटिव हो जाती है। लेकिन हमने क्या देखा कि घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व, घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व दोनों पर आवेश क्या था, समान था। और घर्षण के बाद भी दोनों पर आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि आवेश खत्म नहीं हुआ है, केवल ऐसा क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो आवेश एक संरक्षित राशि है, जैसे आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहां से देखा गया कि जब घर्षण से पूर्व भी आवेश बराबर था आपका और घर्षण के बाद भी आवेश क्या था आपका, बराबर था, केवल क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। तो आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। थोड़ा इसको हम अलग प्रक्रिया में देखें तो इसमें आप आगे बढ़ेंगे। पॉजिट्रॉन बनता है जो आपका, यानी कि नाभिकीय प्रक्रिया में पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहां पर धनावेश है और यहां पर ऋणावेश है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां से एक कण निकलता है जिसे हम गामा कहते हैं और इसकी जो एनर्जी होती है वो लगभग 1.02 MeV होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, गामा बनता है। गामा को बता दूं मैं, गामा एक तीव्रगामी कण होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये सबसे तीव्र गति से गति करते हैं और ये नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखा कि नाभिक के अंदर जब दोनों क्रिया करते हैं तो क्या होता है, गामा कण बनता है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो देखा जाए यह क्रिया से पहले, यह क्रिया के बाद का परिणाम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बराबर 0। और यहां पर भी क्या, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, तो क्रिया से पहले और क्रिया के बाद चार्ज क्या रहता है, समान रहता है। अतः आवेश क्या है, संरक्षित राशि है। इसके हम उदाहरण देख सकते हैं, यूरेनियम को लेकर देख सकते हैं हम, और भी रेडियोएक्टिव पदार्थों को लेकर देख सकते हैं। यानी कि आवेश एक संरक्षित राशि होती है, ठीक है। इसके दो गुण होते हैं, दो गुण हो गए इसके। इसके बाद में इसके आगे गुण हम अगले लेक्चर में कराते हैं और यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।